नमस्कार दोस्तों इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा मूव करने जा रहा है। गवर्नमेंट ने अराउंड 1 लाख करोड़ का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम का प्लान बनाया है और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 60 में से 48 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही बनने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंडिया टू बाय 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 150 ट्रेनर्स इन पुश फॉर सेल्फ रिलायंस। तो सवाल यह है कौन बनाएगा ये एयरक्राफ्ट, और इंडिया के पास सुखोई राफेल जैसे इतने हाईटेक विमान है, तो इतने बड़े एयरक्राफ्ट का इंडिया करने क्या वाला है, क्या जरूरत पड़ती है इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स की। ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला है जिसमें 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए गवर्नमेंट खरीदने वाली है, जिससे इंडियन एयरफोर्स को बूस्ट मिलने वाला है और इसकी कॉस्ट बताई जा रही है कि 1 लाख करोड़ तक की आएगी। इसका मेन गोल होने वाला है कि जो पुराने एयरक्राफ्ट एंटोनोव A32 जो इंडिया यूज करता आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल एयरक्राफ्ट हैं और उनकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा कम है, उसको अपग्रेड करा जाए ज्यादा बेटर एयरक्राफ्ट और हायर पेलोड कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट से। इस चीज का अप्रूवल मार्च 2026 में, जिसमें हमें 60 मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए। दरअसल इंडिया प्लान ये कर रहा है कि 60 एयरक्राफ्ट टोटल इंडिया को जो चाहिए उनमें से 12 इंपोर्ट करने वाला है और 48 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बिल्ट होंगे, जिनकी एस्टिमेट कॉस्ट 1 लाख करोड़ बताई जा रही है। और इनका मेन मोटिव यह है कि एंटोनोव A32 जो इंडिया बहुत पहले से यूज करता आ रहा है, इस एयरक्राफ्ट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन के टाइम से है, यानी इंडिया ने सोवियत यूनियन से ये एयरक्राफ्ट परचेज किया था, जिसके बाद से आज तक भी इंडिया इसका ही यूज कर रहा है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पुराना मॉडल हो चुका है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही साथ आजकल के हाईटेक जमाने के लिए एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए और इन्हीं सब वजहों से इंडियन एयरफोर्स को इस चीज की नीड पड़ी। और साथ ही साथ 48 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों टोटल 3 तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करने के काम आते हैं बैटलफील्ड में, और इस तरीके के एयरक्राफ्ट को हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लाइट ट्रांसपोर्ट करने वाले, सेकंड आ जाते हैं मीडियम ट्रांसपोर्ट और थर्ड आ जाते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट। और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मांग की है। जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत ज्यादा टिपिकल है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे लद्दाख के ऐसे एरिया जहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश और सिलीगुड़ी कॉरिडोर ऐसे ऐसे एरिया हैं जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट तो होना जरूरी है ही, बट साथ ही साथ कभी भी इमरजेंसी केसेस में हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया जा सकता है आसानी से। और साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो पूरे समुद्र के बीच में पड़ते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। इन सभी एरिया की सिक्योरिटी के लिए हमें इन एयरक्राफ्ट की नीड पड़ जाती है और इसी वजह से इमरजेंसी सिचुएशंस में एकदम से अगर हमें ट्रूप्स भेजने हैं, एमुनेशन भेजना है, व्हीकल भेजना है, या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, फूड, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, मेडिसिन सपोर्ट, स्पेशल फोर्स और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मटेरियल, जैसे कहीं कहीं जगह पे डिजास्टर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन में आईएएफ को खुद जाकर डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स भी सप्लाई करना पड़ता है। तो केवल वॉर सिचुएशन में ही नहीं, बल्कि इंटरिम इमरजेंसी में, लाइक किसी स्टेट में फ्लड आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई जहां पे हमें लोगों को वहां से निकालना है, उन सिचुएशंस में भी ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इसी वजह से बहुत ही जल्दी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचा जा सकता है बहुत ही स्पीड में इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, इन एयरक्राफ्ट की वजह से, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट से पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आप सबके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि जब पहले से ही हम पे एयरक्राफ्ट हैं, तो अब और ज्यादा बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने की जरूरत क्या पड़ी। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि वो एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन के टाइम के हैं और सोवियत यूनियन के टाइम से वो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उनको मैनेज करने के लिए स्पेयर पार्ट्स अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसी चीज को अपग्रेड करने के लिए और साथ ही साथ इनकी पेलोड कैपेसिटी को भी बढ़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने इन न्यू एयरक्राफ्ट की डिमांड की है, जिसमें लगभग 18 से लेकर 30 टन का लोड कैपेसिटी हो सके। साथ साथ अगर आसपास के देशों के साथ हमें किस सिचुएशन में उनका सामना करना पड़ सके, तो हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम हैवी पेलोड को कैरी करना तो है ही, साथ ही शॉर्ट रनवे में भी ट्रेवल करना है। साथ ही ये एयरक्राफ्ट सेमी प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड एयरफील्ड में भी लैंड या फिर टेक ऑफ कर सकते हैं। साथ साथ हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन जैसे लद्दाख हो गया, ऐसे एरिया में भी ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी वजह से इन एयरक्राफ्ट का होना इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी सिचुएशन यही आ गई, काफी टाइम से एंटोव A232 इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बना हुआ था। किसी भी सिचुएशन में एयरलिफ्ट करना है या फिर अपने ट्रूप्स को या फिर एमिनिशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो एयर इंडिया की बैकबोन केवल यही एयरक्राफ्ट था, जिसको इंडिया ने 1980 में सोवियत यूनियन से खरीदा था, जिनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट को लगभग 40 साल हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये काफी टफेस्ट इन्वायरमेंट और हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। बट अब इतने टाइम के बाद ये मॉडल इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई हो गई है
और साथ ही साथ स्पेयर पार्ट के इशू तो मैंने आपको बताए थे। इसी वजह से इंडिया का मेन कारण ये चेंज करने का ये है, वरना ये आज भी इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन है। और इसी वजह से केवल पेपर्स पे 100 एयरक्राफ्ट होना इंडिया के पास, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के 100 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन रेडी हैं। ये एयरक्राफ्ट काफी सारे पुराने हो गए हैं और काफी सारे एयरक्राफ्ट को तो लगभग 40 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। और इसी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह इस बार लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट सोच रहा है इंडियन एयरफोर्स। अच्छा, इसमें भी अब 3 प्लेयर सामने आ जाते हैं जो इंडियन एयरफोर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है एम्ब्रेयर C390, जिसको एम्ब्रेयर कंपनी और महिंद्रा का डिफेंस सिस्टम साथ में मिलकर बनाने वाला है। दूसरा प्लेयर आ जाता है लोकहिड मार्टिन C130J सुपर हरकुलस, और इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए लोकहिड मार्टिन और टाटा ग्रुप ने साथ में डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर एयरबस A400, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी ये एयरक्राफ्ट डेवलप करने वाला है इंडिया के अंदर, और इन तीनों में से एक को ही ये टेंडर मिलने वाला है। दोस्तों, C390 मिलीनियम जो महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर एम्ब्रेयर बनाने वाला है, इसकी पेलोड कैपेसिटी होने वाली है 26 टन, जिसमें मॉडर्न जेट propulsion लगने वाला है, हाई स्पीड रहने वाली है, सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्ट, ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट, एरियल रिफ्यूलिंग, मतलब ये सामने वाले एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर ही रिफ्यूल कर सकता है, और साथ ही इसमें एडवांस एवियोनिक्स और चैलेंजिंग लोकेशन में लैंड भी कर सकता है इजीली। दूसरा बड़ा नाम है हमारा C130J सुपर हेरकुलस, जिसको लोकहिड मार्टिन और टाटा एडवांस ग्रुप बनाने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंडिया के पास ऑलरेडी ये ऑपरेशन में है, और इसी वजह से ये इंडिया के लिए एक बिग एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि इंडिया के पायलट्स ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए ट्रेंड हैं और मेंटेनेंस पर्सनल्स भी इसमें ऑलरेडी हैं। तो ओवरऑल इसका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस इंडिया के लिए चीप पड़ने वाला है। बट इसमें दिक्कत यह है कि इसकी पेलोड कैपेसिटी केवल 20 टन है, जबकि महिंद्रा की 26 टन थी, और इसी वजह से इस एयरप्लेन में एक तरह से एक डिसएडवांटेज हो जाती है। और तीसरा हमारा मेन प्लेयर था एयरबस A400। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अगर कोई है इन तीनों में से तो वो है A400। इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 37 टन है, जिसकी वजह से इसमें एक ह्यूज एडवांटेज आ जाती है कि इंडियन एयरफोर्स इसमें लगभग डबल पेलोड कैपेसिटी से मूव कर सकता है। बट साथ ही साथ इसी वजह से एक डिसएडवांटेज भी कि इंडिया को फिलहाल इतना ज्यादा पेलोड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने इतने ज्यादा पेलोड की रिक्वायरमेंट की है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया इन तीनों में से किसको कंसीडर करने वाला है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की जो मांग है कि मिनिमम क्वांटिटी से लेकर मैक्सिमम क्वांटिटी की पेलोड वो है 18 से लेकर 20 टन के बीच में। तो 18 टन की वजह से CJ130 इंडियन एयरफोर्स के लिए मिनिमम पेलोड की कैटेगरी में आ जाता है, और C390 एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। बट फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए A400 बेस्ट रहेगा। तो यही सब कंफ्यूजन अभी फिलहाल चल रही है। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि इसमें टाटा का रोल क्या रहने वाला है। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इंडिया की एक प्राइवेट लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि एक्टिवली एरोस्पेस प्रोग्राम्स में एक्टिवेटेड है। जिसका एक एग्जांपल है कि टाटा ऑलरेडी C295 प्रोग्राम को एयरबस के साथ मिलकर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है गुजरात में। तो इस वजह से टाटा को एक तरह से एक्सपीरियंस भी हो जाता है। साथ ही साथ महिंद्रा भी डिफेंस सेक्टर में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिस वजह से एम्ब्रेयर के साथ मिलकर C390 के लिए महिंद्रा ने एक मैसिव एरोस्पेस अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है। और अगर महिंद्रा इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी वजह से महिंद्रा लॉन्ग टर्म एरोस्पेस में और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उनका मेंटेनेंस, इन सभी चीजों में एक्सपीरियंस गेन कर पाएगा। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया खुद की कंट्री में मैन्युफैक्चर करने वाला है इन एयरक्राफ्ट्स को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करने से स्किल भी डेवलप होगा जब इंडिया के अंदर ही खुद ये मैन्युफैक्चर होंगे, और इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भी खुद से कर सकता है। तो इसी वजह से ये 48 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं, ताकि एयरक्राफ्ट तो हमें मिले ही मिले, साथ में फैक्ट्रीज, इंजीनियर, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी और जॉब्स, जिसके बाद इंडिया के पास मेंटेनेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि इंडिया अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना ले, जिसमें केवल एयरफ्रेम या इंजन डेवलप नहीं होगा, बल्कि A to Z एरोप्लेन का काम होने वाला है, जिसकी वजह से रेडार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन या विंग्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जितना भी सारा सामान है, एक तरह से ये सारा इकोसिस्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को सेल्फ रिलायंस की ओर मूव करने में बहुत ज्यादा इजी स्टेप होंगे। और सेकंड मेजर बेनिफिट MRO तो है ही, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहूल, जिसकी वजह से कल को इंडिया मेंटेनेंस खुद ही कर लेगा अपने एयरक्राफ्ट की, और उनको अगर अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी तो इंडिया के पास सेल्फ स्किल्स होंगे, ताकि वो बिना किसी बाहर की कंट्री के हेल्प से इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर पाए। साथ साथ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन तो है ही। चाइना इसी वजह से बना क्योंकि चाइना ने शुरू से ही सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटी दी और सभी कंपनीज को अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करी, जिसकी वजह से चाइना ने आज अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस इतना ज्यादा कर लिया है कि वो जिन कंपनीज से सीखा आज उन कंपनीज को भी फेल कर रहा है, और इसी वजह से ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको भी केवल न्यूज को सुनना नहीं बल्कि डिटेल में उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।